हाय दोस्तों, नमस्ते। BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता क्लास 10th की NCERT बुक मैथमेटिक्स का क्लास नंबर 6 लेने जा रहा हूं। आप लोगों को हमारे चैनल में बहुत बहुत बधाई हो। क्लास 10th की 5 क्लासेस हो गई हैं, 6वीं क्लासेस होने जा रही हैं, जिसमें हम लोग दो संख्याओं का HCF और LCM सीखे थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो संख्याओं, दो पूर्णांकों का HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने अच्छे से सीखा है। दो संख्याओं का HCF LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। उसके साथ आप उनका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के बाद उन संख्याओं का आप HCF और LCM निकालेंगे, और जैसे ही HCF LCM निकलेगा फिर हम उन संख्याओं को एक फार्मूला HCF गुणे LCM की सहायता से दोनों संख्याओं के गुणनफल को HCM LCM से गुणा करके उत्तर की जांच करते हैं। तो जैसे आप प्रश्न नंबर 4 को देखिए। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी दो संख्याओं का HCF दे दिया गया है। दो संख्याओं का HCF दे दिया गया है और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM निकालिए। दो संख्याओं का HCF यानी मासा महत्तम समापवर्त दे दिया है, फिर उन संख्याओं का HCF दिया है, LCM निकालना है। तो कल जो हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, उस मेथड में हम लोग पहले फैक्टराइजेशन मेथड से LCM HCF निकालते थे, फिर फार्मूले में हम चेक करते थे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। लेकिन आज हम एक वही जो फार्मूला था, जिस फार्मूले से हम चेक कर रहे थे, उस फार्मूले से हम HCF का मान रखेंगे और LCM निकलेगा। कैसे? एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, HCF गुणे LCM। जब आप दो संख्याओं का LCM HCF निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, तो उनका जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी HCF आप निकालेंगे और फिर LCM उनका इंटू करेंगे। जिन दोनों संख्याओं का HCF और LCM आप निकालेंगे, उनका इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला कल लिखाया गया था पिछली कक्षा में। यानी आप जब दो संख्याओं का LCM HCF निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे और LCM HCF का गुणा करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा? सेम आएगा। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में चेक कर रहे थे कि दो संख्याओं का LCM HCF क्या इक्वल आया है और इक्वल आता था, तो उसी प्रकार उसी फार्मूले को उठाकर हम यहाँ पर HCF दिया गया है, LCM निकालेंगे। चलिए, HCF कितना है? HCF ऑफ 306,657 यानी 657, HCF कितना दिया है? 9। HCF दिया है, LCM निकालना है। पहले बात को समझिए, HCF दिया है, LCM निकालना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त क्या करना है? निकालना है, लासामासा। ठीक है, तो चलिए मान रखिए, HCF का मान कितना है? 9। HCF का मान कितना है? 9। देखिए 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9। तो हमने HCF का मान रख दिए हैं। ये फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM का एक क्या है? फार्मूला है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM रख दीजिए। LCM हमारे पास नहीं है, LCM क्या करना है? निकालना है। LCM निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए, LCM आ गया है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, गुणनफल का मतलब इनटू प्रोडक्ट कौन है? 306
और 657, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन है? 306 और 657, इनका HCF 9 है। LCM आप निकालिए। अगर ये फार्मूला आपको पता है तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने HCF 9 LCM को रख दिए हैं और दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657, इनको क्या कर दिए? रख दिए। अब आप देखिए इनटू वाली संख्या क्या होती है? अपॉन में जाती है, यानी गुणे वाली बटे में। तो ये 306 इंटू 657, गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है? अपान में। ऐसा क्यों होता है? दोनों को बैलेंस बनाने के लिए, इन दोनों संख्याओं को बैलेंस बनाने के लिए दोनों साइड में हम क्या करते हैं? 9 का डिवाइड करते हैं। जब इस साइड में 9 का डिवाइड करेंगे तो ये 9 क्या हो जाते हैं? कैंसिलेट हो जाते हैं, इधर 9 आ जाता है। ठीक है, वास्तव में गुणे वाली संख्या बटे में नहीं जाती है। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए अपान में 9, इधर अपान में 9 देते हैं। अगर उस तरह समझ में नहीं आया है तो आप सरल तरीका समझ सकते हैं कि गुणे वाली बटे में, बटे वाली गुणे में, गुणे वाली बटे में, बटे वाली गुणे में और गुणे वाली बटे में। तो ये संख्या इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में जाएगी। कहाँ जाएगी? अपान में। अभी संख्या को अपान में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। चलिए अब इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे। 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। LCM हमें क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। चलिए 9 से काटिए। 9 एक कम 9। अब 9 का आप ऐसे टेबल काउंट करेंगे कि ऊपर वाली संख्या कट जाए। तो देखिए जैसे 9 एक कम 9 कट गया है, तो 7 5 12 6 18, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप इनको काटिए। 9 एक कम 9, नीचे एक लिखा नहीं आता, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से आगे न जाए। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से आगे न जाए। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। तो कितनी बार टेबल किए हैं? 3 बार। तो यहाँ पे 3 आप ले लीजिए। फिर यहाँ हासिल कितना बचा? कैरी कितना बचा? 3। ये वाला 6 आ गया। तो 9 चौको 36, कितना आया? 9 चौको 36, कितना आया? 34 गुणे, कितना आया? 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। अपान में 1 नहीं लिखा जाता, अपान में 1 नहीं लिखा जाता है, अपान में 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये जो 9 से काट देते, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, हासिल 3 बचा, ये वाला 6 आ गया। तो 9, ये वाला 6 आ गया, तो 9 चौको 36। तो कितना बड़ा? 34 गुणे 657। अब आप इन दोनों का इंटू कर दीजिए। 657 में 34 का गुणा करिए, इंटू। तो 4 सत्ते 28 की 8, हासिल आए 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, हासिल आए 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल आए 2, 3 पचे 15, 2 17 7, हासिल आए 1, 3 छक्का 18, 1 19। चलिए जोड़िए इधर। 8 उतर आया, 2 1 3, 6 7 6 13 3, हासिल आए 1, 9 2 4 12 2, हासिल आए 2। तो 22 338, कितना आया? 22 338, कितना आया? 22 338। यानी इस संख्या का LCM कितना आया? 22,338। छः सौ संतावन, एक बार आप इंटू से कर लीजिए। 657 है, 657, 34 से गुणा करिए। तो 4 सत्ते 28 की 8, हासिल आए 2, 4 पंचे 2 20 की 22, 2 हासिल आए 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल आए 2, 3 पचे 15, 2 17 7, हासिल आए 1, 6 18 19 8 उतर है 2 1 3, 7 6 13 3, हासिल आए 1, 9 2 11 12 2, हासिल आए 1 1 2। सही है। तो 22 338 आपका क्या निकल आया है? 22 338 आपका निकल आया LCM। क्या आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया? 4th नंबर, दो संख्याओं का HCF 9 था और LCM निकालना था। तो LCM कितना है? देखिए 22,338। कितना आया है? 22,338। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। एनुअल एग्ज़ाम में ये ऐसे प्रश्न 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अभी से अलर्ट रहिए, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, ये फार्मूला, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पे HCF का मान 9 दिया हुआ है, LCM आपको निकालना है और दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं?
306 और 657, तो आप यहाँ पे रख देंगे इंटू वाली अपान में, ये 9 कहाँ जाएगी अपान में, तो 9 एक कम 9, 9 3 27, बचा कितना 3, तो 4 तो 9 चौको 36, फिर 34 का आप 657 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338, कितना आएगा 22,338। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप अतः में क्या लिखेंगे, हेंस में अतः HCF ऑफ एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 306 500 657 का कितना आया है 22,338, ये आ गया आपका अतः। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, फिफ्थ नंबर। फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, जांच कीजिए, यानी आपको वेरीफाइड करना है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल, n का मतलब है 1 to इन्फिनिटी, कहाँ तक इन्फिनिटी, 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के लिए 6 की पावर n, कौन 6 की पावर n, यानी हम कुछ भी रख सकते हैं, n के जगह में आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होती है, जब हम इसको सरल करेंगे तो क्या ये 0 पर समाप्त होती है। प्रश्न को पहले आप समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के लिए आप चेक करिए कि 6 की पावर n, यानी इस 6 की पावर n में आपको 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याएं रखना है और बताना है कि क्या यह संख्या हम रखने पर ये 0 पर समाप्त होता है। जैसे आप देखिए 520, ये 0 पे समाप्त हो रहा है ना, 100 ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है, 580 ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है, तो क्या ये जो 6 की पावर n है क्या यह भी 0 पर समाप्त होगा। चेक करिए कब, जब n का मान 1 2 3 4 को, सपोज करिए आप मान लीजिए n बराबर 1 है, 6 कम 6, अब मान लीजिए n बराबर 2 है, n बराबर कितना है 2, प्राकृतिक संख्या है ना, 6 छंगा 36, यानी 6 गुणे 6 बराबर 36, फिर 6 की पावर 3 ले लीजिए, तो 6 को कितनी बार 3 बार, 6 छंगा 36, 36 छंगा 216, इसी प्रकार 4 5 बहुत सारे अनंत तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक। बोल रहा है क्या ये 0 पे समाप्त होगा, आप वैसे भी कॉमन सेंस लगाइए, क्या 0 पे कभी समाप्त होगा। आप 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 6 छंगा 36 छंगा 216 छंगा, फिर 6 का 6 का गुणा करते जाइए, कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। अगर आपको इस बात से समझ में नहीं आ रही है तो एक बात और बताते हैं, कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 10 है, 10 0 पे समाप्त होती है ना, 0 पे समाप्त होने का मतलब है लास्ट अंक में 0 आए, और लास्ट अंक में अगर 0 आया तो उसका अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा गुणनखंड, 2 पंचे 10 5 एकम 5, तो यानी 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यानी 0 के लिए 2 या 5 चाहिए, 0 के लिए 5 आपको चाहिए, 2 और 5 चाहिए। यानी कोई संख्या 0 पर कब ख़त्म होगी, जब उसमें 2 या 5 उसका गुणनखंड हो, उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर आती हैं तो वह संख्या 0 पे कंप्लीट होंगी। देखिए, यानी किसी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। जैसे मान लीजिए 50 ले लीजिए, काटिए इसको, 2 दूनी 2 पंचे 5 एकम, देखिए इसमें 2 5 आया है, एक बार तो आएगा ही। यानी कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसमें 2 और 5 कन्फर्म आएगा। कोई संख्या अगर 0 पे कंप्लीट हो रही है तो उसमें 2 और 5 कन्फर्म आएगा।
तो आप देखिए 6 का गुणनखंड निकालिए। क्या निकालते हैं? 6। 6 की पावर n लेना है ना, n यानी कुछ भी ले सकते हैं। तो 6 का गुणनखंड, 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब n यानी कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो क्या बताइए, इसमें 2 तो आया है, 2 तो आया है, लेकिन 5 इसमें गुणनखंड नहीं आया है। यानी 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया है। अगर 5 आ जाता तब न 2 5 6 10 होता, तो 0 पे ख़त्म होता, लेकिन 5 नहीं आया है। यानी कोई संख्या 0 पे तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 5 और 2 गुणनखंड आए। क्या है? 5 और 2। इस संख्या में 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, इसलिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझने की कोशिश करिए। यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n 0 पर, कहाँ? 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में, क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में फैक्टराइजेशन गुणनखंड में 5, इसके, क्योंकि इसके उभयनिष्ठ, इसके गुणनखंड में, कहाँ? गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या है? 5 नहीं है। इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। अगर कोई संख्या इसके गुणनखंड में 5 नहीं आती है तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में, उसके गुणनखंड में क्या आता है? 2 एवं 5 आता है। क्या आता है? 2 एवं 5 आता है। गुणनखंड का मतलब समझिए, गुणनखंड का मतलब होता है 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 आए। तो क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 6 की पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में इनका जो हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। कोई संख्या 0 पे तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 2 भी आए, 5, तब ना 2 5 6 10 होगा, तो 0 आएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो आप ये 5th नंबर क्वेश्चन को हम समझ गए। ठीक, अब आ जाते हैं 6 नंबर में। किस में आते हैं? 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या बोला है? चेक करिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, प्रश्न क्या बोला है? चेक करिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये वाली संख्या और ये संख्या अभाज्य संख्या क्यों है। पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। मैं पिछले कक्षाओं में हमने भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे सीखे हैं, लेकिन अब आज एक बार फिर सीखते हैं कि कोई संख्या भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य मतलब प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य का मतलब होता है जिसके 2 गुणनखंड हो। क्या हो? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य यानी जिसके 2 गुणनखंड हो, केवल 2।
जिसके दो गुणनखंड हों, फैक्टराइजेशन कितने हों, दो हों। कौन कौन, स्वयं और एक, क्या क्या, स्वयं और एक, केवल दो लोग हों। अगर स्वयं एक, जैसे मान लीजिए आप 5 को ले लीजिए, 5 के गुणनखंड कौन कौन है, पहले तो ये स्वयं है, 5 एकम 5, और कौन है, एक, 1 पंचे 5, 5 एकम 5। क्या इसको और कोई काट सकता है, नहीं काट सकता। 5 को कौन काटेगा, 1 काटेगा और 5 काटेगा, 1 पंचे 5, 5 एकम 5। तो ये अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, दो। कितने गुणनखंड हैं, दो। अगर दो से अधिक निकल आए, जैसे मान लीजिए 1 और 2 है ना, अगर इससे जैसे मान लीजिए 6 को ले लीजिए, 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 4 हो गए ना, कितने हो गए, 4। इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। अभाज्य यानी स्वयं हो और एक हो, क्या हो, स्वयं हो और क्या हो, एक हो। तो चलिए इसको चेक करना है, ये जो संख्या लिखी है चेक करना है कि अभाज्य का भाज्य। चलिए चेक करिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अरे बात समझ में। चलिए देखिए 13 दोनों में काम, इसमें कितने पद हैं, पहले आप चेक करिए इसमें कितने पद हैं, काउंट करिए कितने पद हैं। कितने पद हैं, चेक करिए, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2। ये पूरा इनटू पद नहीं माना जाता, अब इनको 1 2 3 4 5 नहीं गिनेंगे, ये केवल एक पद ये हो गए, एक पद ये पदों को कौन डिवाइड करता है, प्लस और माइनस। इसमें कितने पद हैं, 2। इन दोनों में देखिए 13 कॉमन है, 13 क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी। तो इनको बाहर ले लीजिए, इनको कहाँ ले लेते हैं, बाहर। तो अंदर क्या बचा, 7 11, ये 13 बाहर आ गया है कॉमन, ये वाला प्लस, हम भी प्लस, ये 13 हम भी 13, ठीक। तो 13 गुणे 11 सते 77, सॉरी ये 13 निकला है, 1 बचा, कितना बचा, 1। एक बार फिर समझिए, ये दोनों 13 कहाँ आ गए हैं, बाहर। तो क्या बचा, 7 और 11 बचा, ये वाला प्लस बचा, ये 13 पूरा निकला, कितना बचा, 1। अब अंदर देखिए क्या बचा, 11 सते 77 और प्लस 1, तो कितना हो गया, 13 गुणे 77 1 78, 77 1 78 आ गया ना। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये जो आया है 13 गुणे 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 छंग 78, क्या लिख सकते हैं, 13 छंग। अगर मान लीजिए हम नहीं भी लिखते हैं तो 78 मान लीजिए लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। तो 13 छंग 78। अब इनका दोनों को गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य होगी। अब चेक करिए कैसे भाज्य होगी। अब देखिए अभी हमने भाज्य संख्या क्या बताए हैं, भाज्य संख्या के केवल 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक। तो आप देखिए ना 2 से अधिक हैं, एक तो सबका होता है, एक क्या है, एक सबके पहाड़े में आता है, एक सबके पहाड़े में आता है, तो एक सबका है। फिर 13 है, फिर क्या है 78। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, 1 2 3। अब 78 को आप तोड़ेंगे तो और सारे होंगे, 13 छंग 78, 2 तिहाई 6, बहुत सारे हैं। तो इसके कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक। कितने गुणनखंड हैं, 2 से अधिक। नीचे नहीं दिख रहा है, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आते हैं, ये वाला 13 है, फिर 77 1 78, 77 1 78। अब आप 78 को 13 छंग 78 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गए 2 से अधिक गुणनखंड ना। और 2 से अधिक, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती है। देखिए 1 2 3, अभी 6 को आप लिखेंगे 2 गुणे 3, तो देखिए 4 गुणनखंड निकल आए। कितने गुणनखंड निकल आए, 4, इसलिए भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड निकल आए तो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य। बात समझ में आई। पहले आप 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा, 11 77,
7 और 11 और ये वाला 13 निकला तो 1 बचा, तो 11 7 77 1 78। जैसे 78 आया, 78 को आप चेक करेंगे तो ये 13 उतर आया। 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 13 दूनी 26 त्याई 78, 26 त्याई 78। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, और 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो उसका मतलब क्या है, उसका HCF वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या बात समझ में आई? ठीक, अब इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। चलिए इसको चेक करिए। अब इसमें देखिए दोनों में 5 कॉमन है। अब ये पूरी एक संख्या है क्योंकि सब इंटू है ना, इंटू 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 इंटू, तो ये पूरी एक संख्या, ये 5 है, तो ये दोनों 5 कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये पूरा निकला है, कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। तो 5 चलिए गुणा, 6 सते 42, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 1 कम 24 प्लस 1। चलिए इंटू करिए, 24 दूना 48 की 8, हासिल 1 4, 24 चौको 96 और 96 4 100, तो कितना आया 1008 प्लस 1 कितना हो गया 1009। कितना आया 1009। तब इसके भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसके भी कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक। कैसे जान के 2 से अधिक है, एक तो सबका होता है, एक क्या होता है, सबका होता है। अब 5 आ गया और कितना आ गया 1009, तो कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3, 2 से अधिक है। और 2 से जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कौन सी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य, तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड निकाला है ना, तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब बात समझ में आई? ठीक है, तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, या एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के लगभग सारे सवाल होंगे। एक सवाल बचा है जिसमें आप लोगों को HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। आप कोशिश करिएगा उसको निकाल लें। तो कल हम एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं, प्रश्नावली 2.1 में एक प्रश्न बचा है, आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा तो कल बताया जाएगा। तो आज ये 6वीं क्लास कंप्लीट हुई। नमस्ते।